हमारा क्वेश्चन है एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज इंसुलेटर, ऑब्वियसली है ना। एब्सोल्यूट जीरो पर सभी इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एजेंट इम्प्योरिटी इनटू द सिलिकॉन प्रोड्यूसेस एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स मिलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस। एक है कोई ऑप्शन में? हाँ है फॉस्फोरस, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, when arsenic is added as an impurity to silicon the resulting material is n type। अभी भी किया था। नेक्स्ट है to obtain a p type germanium semiconductor it must be doped with what? phosphorus, indium, antimony, arsenic। तो यहाँ पर हम लोग p type semiconductor बनाने के लिए थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो थर्ड ग्रुप में इंडियम आता है। नेक्स्ट है if a small amount of antimony is added to germanium crystal what happens? Its resistance is increased, it becomes a p-type semiconductor, antimony becomes an acceptor atom, there will be more free electrons than holes in the semiconductor। यही करेक्ट होना है ना, क्योंकि एंटीमनी मिलाने से हम लोग को एन टाइप के सेमीकंडक्टर मिल रहा है, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, है ना। तो बस यही करेक्ट आंसर है, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम लोग को गलत वाला कैलकुलेट करना है, तो जब भी कभी ट्रू और फॉल्स वाली बात देता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना है हम लोग को, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं हम लोग को। पहला लिखा है प्योर सिलिकॉन डॉप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हाँ सही है, क्योंकि जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट होते हैं, तो उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ये ट्रू है, हम लोग को तो फॉल्स सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है मेजोरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। नहीं भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये गलत हो गया, तो फॉल्स ही तो चाहिए था, तो यही हमारा सही आंसर है। और दो भी पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ये सही बात है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं, वो मैग्नेटिक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हाँ भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो ये ट्रू है, हम लोगों को तो फॉल्स चाहिए था, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला। नेक्स्ट है कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग electrons in each. However, carbon is insulator whereas silicon is intrinsic semiconductor. This is because what? देखो हम लोगों ने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि कार्बन इंसुलेटर के तौर पर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि कार्बन में जो वो एनर्जी गैप होता है ना वो ज़्यादा होता है, ये बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे। ये दो रीजन हो सकते हैं, तो पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस। तो 4 bonding electrons in the case of carbon lie in the second orbit whereas in case of silicon they lie in the third orbit। तो इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है, उसके बाद में हमारे पास में ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होगा इस पर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में होगा ये थोड़ा सा लूजली बाउंड होगा, है ना। तो सपोज यहाँ पे वैलेंस बैंड के, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंडक्शन बैंड में इजीली नहीं जा पाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंडक्शन बैंड में इजीली जा पाएंगे क्योंकि ये लाइटली बाउंड है ना। तो कार्बन में ये वाली कंडीशन आ रही है, कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लिखा हुआ है? सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में, इसलिए ये टाइटली बाउंड है, तो ये जंप करके कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पर नहीं जा पाता है, सो इट इज इंसुलेटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखे हैं? द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कार्बन लाई इन द थर्ड ऑर्बिट वेरेज फॉर सिलिकॉन दे लाई इन द फोर्थ ऑर्बिट। तो ये वैसे गलत है उसके लिए। थर्ड, इन केस ऑफ कार्बन द वैलेंस बैंड इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। फोर्थ है, इन केस ऑफ कार्बन द कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसमें तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तभी तो वो इंसुलेटर है। ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है इन सेमी कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर व्हाट हैपन्स। देखो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, है ना। तो कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, वो भी पार्टली एम्प्टी पार्टली फिल्ड है। जो वैलेंस बैंड है वो भी पार्टली एम्प्टी पार्टली फिल्ड है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, उसमें क्या लिखा है? द वैलेंस बैंड इज पार्टली एम्प्टी, ठीक है, एंड कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड, ठीक है, ये होता है। सेकेंड में क्या लिखा है? द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो जंप करके चले गए ना कंडक्शन बैंड में, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता है ना। एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड, तो इससे हमको अब लेना देना है नहीं। द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, नहीं साहब ऐसा नहीं होता है।
द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, तो कम्प्लीटली एम्प्टी भी नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जब भी हम लोग हीट करेंगे तो मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे, ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर बनते हैं, ठीक। अब ऑप्शंस क्या लिखे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ होल्स डिक्रीजेस, नहीं, दोनों बनते हैं। द नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, नहीं, दोनों बनते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स रिमेन सेम, नहीं साहब, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स इक्वली इंक्रीजेस, ये सही है। नेक्स्ट, a piece of copper and other of germanium are cooled from the room temperature to 80 Kelvin, then what happens, resistance in each will decrease and resistance in each will increase, टाइप से हम लोगों को दे रखे हैं। तो कॉपर और जर्मेनियम को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर दे रखा है उसको थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए, है ना। तो वैसे भी बोला है कूल डाउन किया है, तो कहीं ना कोई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर लेके आए, है ना। क्या लिखा हुआ है, कूल डाउन फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, तो रूम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग लिया करते हैं। कहाँ तक कूल किया, 80 केल्विन तक, तो टी को टू 80 केल्विन इसको कैलकुलेट करते हैं तो -193 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अच्छी बात है। अब कॉपर का अल्फा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपर का तो रेजिस्टेंस कम होगा। और जर्मेनियम में क्या होता है, जर्मेनियम में अल्फा नेगेटिव होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये हम लोग को ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इन ईच विल इंक्रीज, नहीं भाई, एक का तो कम होगा एक का बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल इंक्रीज, नहीं भाई, कॉपर का रेजिस्टेंस तो कम होएगा, तो ये गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल डिक्रीज, हाँ ठीक है। व्हाइल दैट ऑफ जर्मेनियम विल इंक्रीज, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन एंड कॉपर आर cooled to a temperature of 300 Kelvin, then resistivity is what? पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, सिलिकॉन में इंक्रीज हो रही है, कॉपर में डिक्रीज हो रही है वगैरह, तो चेक करते हैं, है ना। 300 केल्विन ये 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है कि ये थोड़े गर्म होंगे, फिर इनको रूम टेम्परेचर पर लेके आ रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो जैसे पहले बात की थी वैसे ही, टेम्परेचर कम करने पर कॉपर के लिए तो रेजिस्टेंस कम होएगा और सिलिकॉन के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो देख लो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, सिलिकॉन के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और कॉपर के लिए कम होगा, तो यही अपना आंसर है बस। नेक्स्ट है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच, देयर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप्स रिप्रेजेंटेड बाय EgC, मीन्स ये कार्बन के लिए, Eg सिलिकॉन के लिए, Ge जर्मेनियम के लिए, विच वन इज ट्रू, को आपस में कंपेयर करके बोल रखा है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो जो Eg होता है ना वो कम होता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है C का जो Eg है वो सिलिकॉन से, कार्बन का जो Eg है वो सिलिकॉन से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बन का Eg सिलिकॉन से ज़्यादा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन का Eg सिलिकॉन के इक्वल नहीं, गलत है। कार्बन का Eg जर्मेनियम से कम है, नहीं, ज़्यादा होता है, ऊपर से नीचे आने पर कम हो रहा है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये गलत हो गया। कार्बन का Eg सिलिकॉन से कम है, नहीं, गलत है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, चूज ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, सब्सटेंसेस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर्स, तो ये सही है, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली इंसुलेटर के तौर पर काम करेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा है ना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, उन लोगों को तो फॉल्स सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ये ट्रू है, हम लोगों को तो फॉल्स पूछा था, तो ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड क्या है, इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स में ओवरलैप, बिल्कुल हो सकता है। देखो, दो तरह के एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोगों ने कंडक्टर्स के लिए बनाए थे, एक में तो दोनों में थोड़ा सा गैप होता है और एक में ओवरलैप होता है, तो दोनों चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है, तो ये ऑप्शन ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो हम लोग को तो फॉल्स चाहिए था, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। फोर्थ है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, नहीं, गलत है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ जाते हैं, तो रेजिस्टिविटी तो डिक्रीज आती है, ये गलत है, और ये चाहिए था हम लोगों को, फॉल्स पूछा है, तो बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए मटेरियल शोन बिलो, द ओपन सर्किल्स इन द filled circles denote holes and electrons respectively. The material is p-type semiconductor, insulator, metal, n-type semiconductor. तो देखो,
इंसुलेटर के अंदर तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एन टाइप और पी टाइप को देखना है, ठीक है। तो एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, है ना। तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और होस्ट ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये एन टाइप का नहीं है, तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होस्ट कंसंट्रेशंस ऑफ 1.5 into 10⁻16 per meter cube. Doping by indium increases NH to 4.5 into 10⁻22 per meter cube. The doped semiconductor is of what type? और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दे रखा है, जो प्योर सिलिकॉन है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है उनकी कंसंट्रेशन दे रखी है 1.5 into 10⁻16, यानी कि एन हम लोग को दे रखा है, ठीक है। कि जब हम लोग इसमें डॉपिंग करते हैं तो हमारे पास में रिलेशन आता है एन ई एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब आप लोगों को क्या पूछा है, जो एन एच है वो तो दे दिया है, ये पता है। एन ई पूछा, यही तो पूछा है ना, एन ई, ठीक है। तो एन ई हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एन एच को इसके नीचे ले आते हैं कि कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए 1.5 को मैं 3/2 लिख रहा हूँ, और यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो 3/2 को मैं 2 बार लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 10⁻16, एक और बार 10⁻16 तो 10⁻32 हो जाएगा। 4.5 को मैं 9/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। और 10⁻22 तो है ही, ठीक। 3 और 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ 1/2 बचेगा, और इसको ऊपर लेके चले जाओ तो 32 में से 22 जाएगा तो 10 बचेगा। तो हमारे पास में आंसर आया 1/2 10⁻10। ये 0.5 10⁻10 हो जाएगा। अब ऐसा आंसर तो दे नहीं रखा है, तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 10⁻9 बच जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 5 into 10⁻9, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो इनमें से हमारे पास में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से पहला ऑप्शन ही करेक्ट होते हुए नजर आता है, ठीक। अब उसके बाद में ये देख लो कि मान लो ये ऐसा कुछ सेम टाइप की वैल्यू भी लिखी होती, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स तो बहुत ज़्यादा है 10⁻22, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁻9 ना, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, सीधी सी बात है ना। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, यही हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन है, इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर विच वन इज ट्रू। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज के तो ये ठीक हो सकता है। इन ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, नहीं, ये गलत है, क्योंकि पेंटावैलेंट मिलाते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज के गलत हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज के ये करेक्ट हो सकता है। एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन है, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर व्हाट। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए पीएन जंक्शन इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो हम लोगों को खाली ये बोल रखा है कि हमारे पास में जो पीएन जंक्शन है उसमें जो नेचुरली डिप्लेशन लेयर बन रही है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है। तो जब हम लोग उसको फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो डिक्रीज हो आती है, कम आती है ना। तो फिर ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ व्हाट। देखो पीएन जंक्शन में क्या होता है, पीएन जंक्शन में ये हमारे पास में डिप्लीशन रीजन है, इसमें एन साइड में पॉजिटिव आयंस बचे रह जाते हैं और पी साइड में नेगेटिव आयंस बचे रह जाते हैं, ठीक है। और ये कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे होते हैं, ये तो वो हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो वाले आयंस हैं, डोपेंट वाले आयंस, है ना। तो ये इमोबाइल आयन जो हैं ये डिप्लीशन रीजन में बच जाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको करेक्ट बोलेंगे। इन्हें जंक्शन डायोड द होल्स आर ड्यू टू। जंक्शन डायोड में होल्स किसके कारण से बनते हैं भाई, जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तब हमारे पास में होल्स बनते हैं। तो वो किन के कारण से होते हैं, प्रोटॉन्स के कारण से तो नहीं होते, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के कारण से नहीं होते, बिल्कुल साफ, न्यूट्रॉन्स के कारण से नहीं, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये जरूर हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द कोज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन ए पीएन जंक्शन इज व्हाट। पहला रीजन दे रखा है हम लोगों को, डिप्लेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द जंक्शन। नहीं, खाली पॉजिटिव चार्जेस ही नहीं होते, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, नहीं ऐसा नहीं है। डिप्लेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, नहीं ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन, ये करेक्ट है। हाँ देखो पहले भी अभी
पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हमारे पास में आ जाते हैं या नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, इन्हीं के कारण से तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा था ना, पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सर्किट इन सीरीज विद ए बैटरी, ठीक है, and a resistance. A current is allowed to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed, the current drops to almost zero. The device may be what? अब हम लोगों को ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, पी एन जंक्शन दे रखा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे रखा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर दे रखा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर दे रखा है। तो ये तीनों तो बट नेचुरली वर्क करने ही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हम लोगों ने पहले सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के साथ में, उसके बाद में उसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया। ये जो लिखा है, इफ द पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स द करंट ड्रॉप्स टू ऑलमोस्ट जीरो। तो इन तीनों पे तो ऐसा होने वाला नहीं है, खाली पीएन जंक्शन ही ऐसा मटेरियल है या डिवाइस है जिस पर हम लोग फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कनेक्ट करेंगे, है ना, तो एक बार तो करंट फ्लो होगा और रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा। तो फिर यही हमारा आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या तरीका है, इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंजिंग टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग affects only reverse resistance, affects only forward resistance, does not affect resistance of a PN junction, affects the overall VI characteristic of PN junction। तो हम लोग को ये बोल रखा है कि PN जंक्शन डायोड है, इसको हम लोग हीट करते हैं तो क्या होगा, तो हीट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, तो ऑब्वियसली चाहे रिवर्स बाइसिंग की बात करेंगे तो रिवर्स रेजिस्टेंस भी इफेक्ट होगा, और फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करेंगे तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी इफेक्ट होगा। तो ये दोनों हमारे काम के नहीं है। डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ दे रखा है, अफेक्ट्स द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे पास में आ जाएंगे, है ना, तो फिर यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंडक्शन इन ए पीएन जंक्शन द बायसिंग इज फर्स्ट हाई पोटेंशियल ऑन एन साइड एंड लो पोटेंशियल ऑन एन साइड, हाई पोटेंशियल ऑन पी साइड एंड लो पोटेंशियल ऑन एन साइड, सेम पोटेंशियल ऑन बोथ पी एंड एन साइड, अनडिटरमाइंड। भाई कंडक्शन करना है पीएन जंक्शन से तो फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में हम लोग क्या क्या करते हैं, याद करो भाई, ये पी है, ये एन है, तो इसको तो पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पी जो है हाई पोटेंशियल पर होगा और एन जो है वो लो पोटेंशियल पर होगा। तो हाई पोटेंशियल ऑन पी साइड एंड लो पोटेंशियल ऑन एन साइड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Linear diode is used for producing oscillations in the oscillator, amplification, stabilization, rectification है। स्टेबलाइजेशन में काम आता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ ए फॉरवर्ड बायस टू ए पीएन जंक्शन डज व्हाट, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन द इनसाइड, इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्रेशन जोन, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्रेशन जोन, नहीं है डिक्रीज होता है, गलत है। वाइडेंस द डिप्रेशन जोन, नहीं वीक कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर हो सकता है, और ये वैसे भी ठीक है ना। देखो इसमें क्या हो रहा होता है कि अपने पास में ये जंक्शन है, यहाँ पर मान लो इस साइड में दो लेयर्स हैं और इधर भी दो लेयर्स हैं। यहाँ तक हमारा डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में कनेक्ट करते हैं तो ये डिप्लीशन रीजन वीक हो जाता है। तो मान लो जो डिप्लीशन रीजन है वो अब इतना हो गया, ये जो पोर्शन है ये हमारा नया डिप्लीशन रीजन है। तो इसके कारण से यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयंस थे ये फ्री हो गए, ये किस में आएंगे, एन में तो काउंट होंगे। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डोनर्स है वो बढ़ गए इन साइड में। और ये ऐसा भी हो रहा होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो मेजर चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं, है ना, तो मेजर चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयंस है ये इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाने के कारण से यहाँ पर हम लोगों को डोनर एटम्स मिलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन फॉरवर्ड बायस, नहीं डिपेंड करता है। डोपिंग डेंसिटी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायोड डिजाइन, हाँ यही हमारा आंसर है, इस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है, इफ ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी व्हाट। तो रेक्टिफायर में क्या हो रहा होता है, रेक्टिफायर में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एसी को डीसी में बदल रहे हैं। एक्चुअली वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है, पर जो हम लोगों को आउटपुट मिल रहा होता है उसमें रिपल होता है, मतलब अभी भी वेरिएशन या फ्लक्चुएशंस होते हैं, है ना। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा होता है देखते हैं भाई। मान लो हमारे पास में ये कोई
इनपुट वेव है, इससे हम लोगों को जो रेक्टिफाइड फॉर्म मिलती है वो कैसी मिलती है, इस तरीके की मिलती है। ठीक है, तो हम लोग मान लो इनपुट में एक रिपल ये मान लेते हैं, तो आउटपुट में हम लोगों को एक कंप्लीट साइकिल में कितने रिपल्स मिल रहे हैं, एक तरीके से 2 रिपल्स मिल रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो एक तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी की डबल मिलेगी, है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पीएन जंक्शन फोटो सेल द वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द बैरियर वोल्टेज एट द पीएन जंक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन द वोल्टेज सप्लाइड एट द पीएन जंक्शन। देखो ऐसे फोटो सेल में हम लोग लाइट स्ट्राइक कराते हैं, है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन और पेयर जनरेट होते हैं और उसके कारण से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनने लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और पेयर जनरेट होंगे तभी तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा बनेगा ना। तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने फोटोन्स स्ट्राइक कर रहे हैं और कितने फोटोन्स के कारण से बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। तो ये कितने फोटोन्स स्ट्राइक कर रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग लाइट पर, है ना। तो अपने पास सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेल, यानी कि यही करेक्ट आंसर होगा। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीएन डायोड फोटो डायोड इज मेड ऑफ ए मटेरियल विद ए बैंड गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल इज नियरली वॉट। तो देखो फोटो डायोड में क्या होता है, जो लाइट इंसिडेंट कराते हैं या स्ट्राइक कराते हैं उसकी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके इक्वल होगी तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच इंटू न्यू से। ठीक है, अब ये जो एच न्यू है वो ई जी से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह से देख लेते हैं, ई जी को हम लोग लिख देते हैं एच न्यू जीरो, एच से एच कैंसिल कर दो, तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, इक्वल होगी तो भी काम चल जाएगा। यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, न्यू जीरो के इक्वल। ये न्यू जीरो किसके कोरस्पोंडिंग है, बैंड गैप के कोरस्पोंडिंग है ना। तो हम लोग खाली ई जी का न्यू जीरो निकाल लेते हैं और उसको उसके हिसाब से आंसर कर देते हैं। तो ई जी इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू जीरो, ई जी कितना देर का है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और न्यू जीरो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एच को इसके नीचे ले आते हैं, तो न्यू जीरो इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब एच को 6.6 इंटू 10⁻⁻³ रखना पड़ेगा, तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी ये एनर्जी किस में दे रखी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी थी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं ऊपर लेके चला गया। ठीक है, तो यहाँ पावर प्लस हो जाएंगी, यहाँ कितना बचेगा 15, इधर इसका हम लोगों ने पॉइंट हटाया, इसका भी पॉइंट हटाया, तो आपस में वो कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये 0.484 आता है और ये 10⁻15 है ही, तो इसमें इस पॉइंट को मैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ लेके आऊँगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.84 इंटू 10⁻14। ठीक है, अब जो इंसिडेंट लाइट है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, इससे कम होगी तो फोटो डायोड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके कोरस्पोंडिंग हम लोगों को आंसर दे रखा है क्या, हाँ 5 दे रखा है, 5 इंटू 10⁻14, तो फिर यही हमारा करेक्ट आंसर है। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो इसके जैसा ही है, इसमें हम लोगों को ये बोल दिया है कि बैंड के पहले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, अब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और वहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रखी थी और इसमें वेवलेंथ की बात कर ली है। तो कैसे सोचेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी यानी कि फिर से एच न्यू जो है वो ई जी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वेवलेंथ की बात कर रखी है, तो हम लोग एच न्यू की जगह पर लिख देते हैं एस सी एफ और लेमडा, ये ई जी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ई जी को हम लोग एस सी एफ और लेमडा की तरह लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एस सी एफ और लेमडा ग्रेटर देन एस सी एफ और लेमडा जीरो। मैं इसको लेमडा जीरो लिख रहा हूँ, इसके लिए जो वेवलेंथ है ई जी के कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ। अब एस सी से एस सी कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 लेमडा ग्रेटर देन 1 लेमडा जीरो। ठीक है, अब ये तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है कैलकुलेट करने के लिए। लेमडा जीरो कितना आ जाएगा, 12/400/V, वी की जगह हम लोग यहाँ पर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे, हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ही होता है। ठीक है, रखा तो ये आता है 4960 आंगस्ट्रॉम, और इसकी जगह पर हम लोग 12375 काम में लेते हैं, तो ये 4950 आंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, बस इतना सही अंतर है। अब हम लोगों को अपने आंसर्स को इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर कुछ ऐसे था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट
इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी कोरोस्पोंडेंट टू बैंड गैप। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये बोल रहे थे कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये है कि जो लेमडा है ना, जो लेमडा है वो लेमडा 0 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे तो जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो न्यू 0 से ज़्यादा हो जाएगी तो चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो लेमडा है वो लेमडा 0 से कम होना चाहिए। इक्वल होगा तो भी चलेगा, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 4960 या 4950 से कम लेमडा कौन सा वाला है एंगस्ट्रॉम में, तो चेक कर लो उसको कितना आएगा। ये वाला फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि पी साइड का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होना चाहिए और एन साइड का जो पोटेंशियल है वो कम होना चाहिए, बस इतना था। इसमें चेक करो, पी का पोटेंशियल कितना है 3 है और एन का कितना है 5 है, तो ये तो उल्टा हो रहा है, ये वाला ज़्यादा होना चाहिए और ये वाला कम होना चाहिए, तो ये नहीं है। इसमें ये 0 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, ये ज़्यादा हो गया है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। और दो भी चेक कर लेते हैं, यहाँ कितना लिखा है, पीछे वाला -4 वोल्ट है और ये आगे वाला कितना है -3 वोल्ट, तो ये कम हो गया, इधर वाला तो ज़्यादा होना चाहिए, इधर वाला कम होना चाहिए, तो फिर ये अपना आंसर नहीं है। यहाँ पर -2 वोल्ट और 2 वोल्ट, इधर वाला ज़्यादा होना चाहिए, इधर वाला कम होना चाहिए, लेकिन ये तो कम है, तो उसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, यही हमारा आंसर है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पीछे वाला वोल्टेज आगे वाले वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इज व्हाट। तो इसमें भी हम लोग को जैसे यहाँ पर अप्रोच की थी वही वाली अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो पहले वाले में देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज है -4 वोल्ट, यहाँ कितना -3, तो ये तो कम हो गया है ना, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये कम हो गया, ये भी अपना आंसर नहीं है। फॉरवर्ड बायसिंग की पूछ रहा है वो, ये -2 वोल्ट है या 2 वोल्ट नहीं, ये कम है, ये अपना आंसर नहीं है। यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट और -2 वोल्ट, -2 से 0 ज़्यादा होता है, यानी कि यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द डायोड्स शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स विच वन इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायसिंग की बात पूछ रखी है, तो पुराने वाले क्वेश्चन का उल्टा करना है। ठीक है, मतलब पी को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और एन को पॉजिटिव से, यानी कि पी का जो पोटेंशियल है वो एन के पोटेंशियल से कम होना चाहिए। पहले वाले में देखते हैं, ये पी है फिर ये एन है, पी का पोटेंशियल कितना है -5 और एन का पोटेंशियल कितना है -12, तो ये तो ज़्यादा हो गया है ना, इसका मतलब ये गलत है, हम लोगों को रिवर्स वाला चाहिए। इसमें देखते हैं, पी का पोटेंशियल 0, ये अर्थ है ना, तो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं, तो पी का पोटेंशियल कितना है 0 और एन का कितना है -10, तो 0 तो -10 से ज़्यादा होता है ना, तो यानी कि ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में हम लोगों को तो रिवर्स चाहिए। यहाँ पर पी का पोटेंशियल 0 है, एन का पोटेंशियल कितना है 5 है। ठीक है, तो पी का पोटेंशियल एन के पोटेंशियल से कम है ना, यही हमारा रिवर्स बायसिंग वाला आंसर होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये पी किससे कनेक्टेड है 10 वोल्ट से, तो पी का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट और एन का कितना है 5 वोल्ट, तो पी का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, ये तो हम लोगों को चाहिए नहीं, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द जंक्शन डायोड इज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज वॉट। तो अपने पास में कोई वायर है ए से लेकर बी तक, ए का पोटेंशियल +4 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल -6 वोल्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दिया 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम और एक डायोड है। ठीक है, डायोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में है ना, यानी कि करंट फ्लो करेगा। फिर आइडियल कंडीशन दे रखी है, तो हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि आइडियल कंडीशन में फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है और रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ हम लोग को नोट डाउन कर लेनी चाहिए और याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल स्टेट में ये खाली एक वायर के तौर पर काम करेगा, तो इसको हम हटा लेते हैं और डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर देते हैं। हम लोगों ने एक वायर कनेक्ट कर दिया, अब ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम लोग को इसमें से करंट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो करंट कैलकुलेट करना है तो सीधे सीधे V = IR वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, I = V/R, रेजिस्टेंस है इसका 1000 ओम। ठीक है, ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन V नहीं पता है। V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कितना हो जाएगा +4 में से -6 को माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो I = 10 / 1000, 10⁻⁻² एम्पियर, ये हमारा करेक्ट हो गया। अब इसकी जगह पर हम लोग KVL लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए के लिए
+4 लिखा, फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, तो -I × 1000 लिख देंगे। फिर बी पर पहुंच गए, बी का पोटेंशियल कितना -6, तो इक्वल टू -6 लिख दिया। -6 को इधर ले आओ, I × 1000 को इधर ले आओ और कैलकुलेट करो तो I की वैल्यू कितनी आई, 10⁻²⁴ एम्पियर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो चाहे ऐसे कैलकुलेट करो चाहे ऐसे कैलकुलेट करो, ये थोड़ा सा हम लोगों को सीखना है इस चैप्टर में, ट्रांजिस्टर वाले पोर्शन में ये काम आएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज नेग्लिजिबल देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज व्हाट। हम लोग को एक सर्किट दे दिया, इसमें बोल दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का नेग्लिजिबल है और इस सर्किट से हम लोगों को करंट पूछा है। तो यहाँ पे दो डायोड दे रखे हैं, D1 और D2। बैटरी का पॉजिटिव इस D1 के पी से कनेक्टेड है तो ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में, और बैटरी का नेगेटिव इस वाले डायोड के पी से कनेक्टेड है तो ये रिवर्स बाइसिंग की स्टेट में, यानी कि ये तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस देगा ये D2 डायोड, यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो होना ही नहीं है, तो इस वाले ब्रांच को हम लोग हटा देते हैं। तो हमारे पास में जो सर्किट बनेगा वो खाली इतना सही बनेगा। इसको हम लोगों ने फिर से बना लिया। यहाँ पे मान लो I करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा D1 डायोड है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में, तो ये अब एक वायर के तौर पर काम करेगा। इसको हटा दो, एक वायर कनेक्ट कर दो, हमारा सर्किट ऐसे बन गया। ठीक है, यहाँ पर I कैलकुलेट करना है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट I कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, V/R से। V कितना 5 और R कितना है 30 और 20 50, तो I हो जाएगा 5/50। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given figure a diode D is connected to an external resistance R is equal to 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be what? तो हमारे पास में सर्किट, इसमें डायोड है, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पी से कनेक्टेड है, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में, तो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मान लो ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, हम लोग को ये करंट निकालना है। अब हम लोगों को क्या बोल रखा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है और जो डायोड है ना, डायोड का बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.5 वोल्ट। तो यहाँ पर 0.5 वोल्ट कंज्यूम हो गया आउट ऑफ 3.5 वोल्ट, तो आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 3.5 में से 0.5 माइनस कर दो, तो पोटेंशियल अक्रॉस आर कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वोल्ट अप्लाई हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना 100 ओम का, तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, I = V/R से कैलकुलेट कर लेंगे। 3/100 कैलकुलेट करो तो ये 30/1000 हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो आंसर्स लिख रखे हैं वो मिली एम्पियर में लिखे हुए हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो 1000 है ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, तो ये तो मिली बन जाएगा और यहाँ कितना आएगा 30, तो हमारा आंसर कितना हो गया 30 मिली एम्पियर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज व्हाट। तो हम लोग को 2 डायोड कनेक्ट करके दे रखे एक बैटरी से और कुछ रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किए हुए हैं। बैटरी का पॉजिटिव D1 और D2 दोनों के पी से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में। तो आइडियल कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको वायर बना देंगे, इन दोनों को हटा दो, सीधे वायर जोड़ दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग को ये करंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, है ना। तो यहाँ से करंट गया, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, हम लोग को तो ये करंट निकालना है। तो यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 R2 अपन R1 + R2 कैलकुलेट करो, ये 20/3 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के एक R इक्विवेलेंट आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बस सीधे सीधे अब I = V/R कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 यानी कि 0.75 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स connected as shown in the figure below. The current flowing through the resistance R1 will be what? इस सर्किट में हमारे पास में 2 आइडियल डायोड्स हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1 R2 R3 सबकी वैल्यू दे रखी है। तो देखो ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये इस डायोड में N से कनेक्टेड है, यानी कि ये रिवर्स बाइस की स्टेट में आ गया। तो जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, तो इसको हटा दो। और फिर ये वाला बैटरी का पॉजिटिव इसके पी से कनेक्टेड है, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में, तो यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दो, इसको हटा दो और यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दो। तो हमारा जो सर्किट है वो कन्वर्ट होकर कैसे हो जाएगा, ऐसा R2 तो हट गया, ये पूरा वाला वायर पोर्शन हट गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास में अब कंडीशन आ गई। हम लोग को I कैलकुलेट करना है, ये कितना है 2 है, ये भी 2 है, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4।
ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर से 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2.5। तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जेनर डायोड हैविंग बैकग्राउंड वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट इज यूज्ड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट थ्रू द डायोड इज व्हाट। तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर है, इसको पॉजिटिव बता रखा है, इसको नेगेटिव बता रखा है, या 20 वोल्ट लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टेड होगी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है। फिर ये कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोगों ने जेनर डायोड कनेक्ट कर रखा है और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितने 15 वोल्ट है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम दे रखी है, यानी कि 1000 ओम दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। यहाँ से कोई करंट आया आई, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। ठीक है, और उसके बाद में देखो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस जेनर डायोड पर 15 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना भाई। इन दोनों पॉइंट के क्रॉस तो वोल्टेज चेंज ही नहीं करेगा ना ये। ठीक है, तो 15 वोल्ट तो यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो बाकी बचा 20 में से बाकी बचा वाला कहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर। तो वोल्टेज अक्रॉस 250 ओम कितना आ जाएगा, 20 माइनस 15 यानी कि 5 वोल्ट। तो ये जो करंट आई फ्लो रहा है इस वाले रेजिस्टेंस में से वो कैसे कैलकुलेट होगा, V डिवाइडेड बाई आर। इसका V कितना है 5 और R कितना है 250, तो I इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 250 यानी कि 1/50। अब उसके बाद यहाँ पर 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये दोनों तो पैरेलल है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस 1000 ओम कितना है 15 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, I1 यहाँ से जाके इसमें से तो जाएगा, तो यहाँ पर I1 कितना आएगा, V अपॉन आर। तो ये 15 डिवाइडेड बाई 1000 है ना। अब यहाँ से I आया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2। हम लोग को तो I2 निकालना है, I1 उधर लेके चले जाओ, I2 इक्वल टू I माइनस I1, वैल्यू पुट किया। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, जिनको एलसीएम लेना आता है एलसीएम लो, नहीं तो सही तरीका ये है कि इसको उधर ले जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 1000 हो जाएगा। 50 को इधर लेके जाओ, 15 इंटू 50 हो जाएगा, और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 50 हो जाएगा 750, 1000 में से 750 माइनस करो, 250 आएगा। 250 और 50 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, और नीचे 1000 है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा और आंसर 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। हम लोग को मिली एम्पियर में चाहिए, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन सर्किट ऑफ आइडियल पीएन जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है और हम लोग को दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आइडियल कंडीशन में फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, और आइडियल कंडीशन में रिवर्स बाइसिंग की स्टेट में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब आगे हम लोगों को क्या पूछ रखा है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द वोल्टेज अक्रॉस R इज V। ठीक है, इन रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज अक्रॉस R इज V। तो सब में हम लोगों को R के अक्रॉस वोल्टेज ही दे रखे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रखी है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये सिंपल वायर के तौर पर काम करेगा, मतलब ये इस तरीके से हो जाने वाला है। फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में ये हट जाएगा, हटा दो इसको, और यहाँ पर V है ही जो ओरिजिनल इनपुट हम लोग दे रहे थे। ठीक है, तो R के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, V आना है इस केस में। और रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं, तो रिवर्स बाइसिंग में ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, है ना। तो ये एक तरीके से सर्किट ब्रेक हो जाएगा इस जगह पर। यहाँ पे सर्किट ब्रेक नहीं है, यहाँ तो खाली बता रखा है कि कोई बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इधर कोई वोल्टेज है ही नहीं, है ना। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टेट में R के अक्रॉस हम लोगों को V पोटेंशियल मिल रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द वोल्टेज अक्रॉस R इज V। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट एट all currents and a maximum power rating of 100 milliwatt. What should be the value of the resistor R connected in the series with the diode for obtaining the maximum current I? ठीक है, हम लोगों को एक सर्किट दे रखा है जहाँ पर डायोड और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, बोल रखा है कि जो डायोड है उस पर कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप है 0.5 वोल्ट का। ठीक है, तो इस पर 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, तो इस पर कितना वोल्टेज आएगा, 1.5 माइनस 0.5। तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज इक्वल टू 0.5, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना हो जाएगा, 1.5 में से 0.5 माइनस करें तो कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है R के अक्रॉस। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग को बोला है कि रेजिस्टेंस निकालना है
तब जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगा जब पावर रेटिंग्स मैक्सिमम पर यूज हो रही होंगी। तो डायोड के लिए पावर कितनी तरह की मैक्सिमम पावर 100 मिली वॉट। तो इसके लिए जब हम लोग P इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं तो P की वैल्यू लिखते रहे, V कितना है इस पर 0.5 और करंट हम लोगों ने कितना मान लिया I। ठीक है, I यहाँ से निकालते हैं तो I आता है 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अब ये करंट R से फ्लो हो रहा है तो इस R के लिए V इक्वल टू IR लगाते हैं। यहाँ से R निकालना, I इसके नीचे आ जाएगा तो R इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है इसके लिए 1 वोल्ट, ये 1 लिख दिया और I की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके रख दी। तो R कैलकुलेट करने के बाद हमें कितना आ रहा है 5 ओम, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।